नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम चलेंगे साथियों भारतीय राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था पर हमें चर्चा करनी है और आप सभी जानते हैं इसके अन्य नाम, इसे तृणमूल लोकतंत्र भी कहते हैं और अंग्रेजी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पीआरआई भी कहते हैं। तो साथियों, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास के बारे में, किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं का विकास हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था का भारत में विकास देखते हैं साथियों। धीरे धीरे चलना है और आसानी से इसको समझने की कोशिश करनी है। साथियों, देखा जाए तो ग्रामीण जो शासन व्यवस्था का आधार है, पंचायती राज का जो रूप है, प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में भारत में विद्यमान रहा है। अगर हम चोल काल में देखें तो वहां भी ग्राम पंचायत 5 पंचों की जो सभा थी वो महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। और यहाँ तक कि तालाब संबंधी कार्य हो, कृषि संबंधी कार्य हो, न्यायिक कार्य हो, सभी कार्य पंचायती संस्था ही करती थी। यानी कि ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण रोल हमें चोलकालीन व्यवस्था में देखने को मिलता है। प्राचीन चोलकालीन व्यवस्था में पंचायत के पास महत्वपूर्ण शक्तियां थी। वास्तव में ग्राम इस काल में भी स्वायत्त थे। इसलिए एक इतिहासकार अल्टेकर भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्य कहते हैं। तो इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार अल्टेकर भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्य कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, कि वास्तव में देखा जाए मध्यकाल में भी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत किसी न किसी रूप में मजबूत रही है, स्वायत्त रही है। चाहे शासन किसी का भी रहा हो, शासक कभी ग्रामीण जो शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ तृणमूल लोकतंत्र बना रहा, आधारभूत लोकतंत्र बना रहा, पंचायती राज बना रहा। एक ही मतलब है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है जो वास्तव में बनी रही थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासन काल आया तो वास्तव में गांव में आधारभूत परिवर्तन देखने को मिला और पंचायती राज व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। तो मध्यकाल में भी गांव शासन का केंद्र बिंदु बना रहा। मध्यकाल में भी इतनी परेशानियां नहीं आई थी, क्योंकि मध्यकाल में राजा रहेंगे, राजाओं का शासन दरबार तक ही सीमित था। गांव में वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, गांव स्वायत्त थे। 5 पंचों का ही निर्णय गांव में लागू होता था। इसलिए कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था मध्यकाल तक भी कायम रही थी। लेकिन साथियों, जैसे ही अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन ने रेवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए ग्रामीण व्यवस्था को भी प्रभावित किया और भूमि को लेन देन की एक संपत्ति बना दिया। इस काल में भूमि संपत्ति नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं ग्राम शासन चलता भी रहा। तो उन्होंने अपना राजस्व वसूलने के लिए बेसिकली भूमि को एक संपत्ति का दर्जा दे दिया। तो अंग्रेजी शासन काल में गांव से भू राजस्व लेने के लिए भूमि को संपत्ति का दर्जा दिया। अब इस संपत्ति के बारे में निर्णय कौन करेगा? इन अधिनियमों के तहत होगा। 5 पंचों की राय फेल। तो वास्तव में यहीं से कहीं ना कहीं पंचायती राज का पतन हो गया था।
तो भूमि को संपत्ति का दर्जा दिया। इसी के साथ ग्रामीण परंपरागत पंचायतों की शक्ति का ह्रास हुआ। वास्तव में अंग्रेजों ने भू राजस्व लेने के लिए 3 प्रकार की जो नीतियां थी ग्रामीण क्षेत्र में चलाई थी, मैं उनकी भी चर्चा कर देता हूं। अंग्रेजी शासनकाल में निम्न 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां संचालित की थी। पहला देखते हैं स्थायी बंदोबस्त की नीति। ये कार्नवालिस ने शुरू की थी। इसके जन्मदाता कार्नवालिस को माना जाता है। ये बंगाल बिहार में चालू की गई। दूसरा देखें जो प्रथा थी स्थायी बंदोबस्त के अलावा, दूसरी महत्वपूर्ण महलवारी प्रथा थी। स्थायी बंदोबस्त में तो एक जमींदार नियुक्त कर दिया गया था। इस जमींदार से कहा कि वास्तव में भूमि के आधार पर पूरा उसको राशि दे दी कि आपको इतना भू राजस्व एकत्रित करना है, उसका 10/11 भाग तो हमें देना है, 1/11 भाग आपको रखना है। अब चूंकि जो जमींदार था उसको 10/11 भाग निश्चित राशि अंग्रेजों को देनी थी, इसलिए वो किसानों को प्रतिपादित करता था कि बेसिकली वो निश्चित समय पर लगान दें। जो किसान लगान नहीं देते थे तो बेसिकली उनकी भूमि को इधर से उधर कर दिया जाता था। और जब भूमि के बारे में निर्णय जमींदार लेगा, ये अधिनियम लेगा, तो फिर ग्राम पंचायत का निष्क्रिय होना स्वाभाविक था। तो दूसरी प्रथा थी जो महलवारी प्रथा थी। तो महलवारी प्रथा ये इसकी शुरुआत किसी पारिश की थी विलियम बर्ड ने। इसमें वास्तव में ये ऐसे क्षेत्रों में लागू की गई थी जहां पर जमींदार तो नहीं थे, छोटे गांव के हेड थे जिन्हें स्थानीय भाषा में लंबड़दार बोला जाता है। तो लंबड़दार के साथ ही इन्होंने समझौता कर लिया। तो बेसिकली ये पंजाब में और पश्चिमी तो प्रांत में लागू की गई थी प्रथा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार तो नहीं थे, इसलिए गाँव के जो छोटे छोटे मुखिया थे उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर लिया गया। तीसरी प्रथा थी जो बेसिकली आप कह सकते हैं रियतवारी प्रथा। इसमें अंग्रेज डायरेक्ट क्या करते थे, खुद वसूलते थे लगान को। उन्होंने कहा कि हम 1/11 भाग भी इन जमींदार को या लंबड़दार को क्यों दें, हम ये काम क्यों नहीं कर लेते। तो वास्तव में इसकी जो सिफारिश की थी रीड व मुनरो ने की थी और इसे बंबई, मद्रास आदि क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो बंबई और मद्रास में इसे लागू किया था। इन ऐसी प्रथाओं के कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण जो पंचायत व्यवस्था थी वो निष्क्रिय हो गई, क्योंकि वास्तव में भूमि को लेन देन की वस्तु बना दिया। अब किसी के भी वास्तव में कोई पेनल्टी लगती तो ग्राम पंचायत उसमें कोई निष्क्रिय थी। इस मामले में, इन तीनों मामलों में ग्राम पंचायत निष्क्रिय थी। तो तीनों जगह तो बेसिकली इसलिए जब ग्राम पंचायत के पास शक्तियां ही नहीं रही, उसका न्यायिक कार्य ही नहीं रहा, तो ग्रामीण जो हमारी परंपरागत पंचायत थी वो लगभग समाप्त प्राय हो गई, उसके पास शक्तियों का ह्रास हो गया। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बनी रही, परंपरागत मध्यकाल में बनी रही, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी जो परंपरागत ग्राम पंचायत थी उसको नष्ट कर दिया। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का गुरु भी माना जाता है, उन्होंने मांग की थी गांवों को मजबूत किया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही।
तत्पश्चात गांधी जी ने ग्राम पंचायत व्यवस्था का समर्थन किया। इसके बाद ही इसी कारण से संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश दिया गया। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। राज्य को क्या निर्देश दिया गया? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। इसके बाद साथियों हम देखते हैं, अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि वास्तव में किस प्रकार से ग्राम पंचायत का गठन किया गया या विकास किया गया, उसके क्या क्या पहलू हैं, अब हम उन पर चर्चा करते हैं। साथियों मेरे से आपसे निवेदन है कि हर बात को बड़े सूक्ष्म और गहन तरीके से लेना है, क्योंकि हर छोटी बात या सरल बात जो दिखती है उसमें क्वेश्चन उतना ही गहन आता है। तो देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायत राज गठन की दिशा में प्रयास। साथियों आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो औद्योगिकरण पश्चिमीकरण से प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने साथ में भारत में ग्राम पंचायत को भी बढ़ावा दिया। वो गांधी जी के भी शिष्य थे, उसी के अनुरूप उन्होंने ग्राम पंचायत की दिशा में भी कदम दिया, उन्होंने ही पहली स्थापना भी करवाई। तो साथियों कि सबसे पहला कदम हमारे यहाँ उठाया गया पंचायत राज की दिशा में कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना शुरू की गई, और इसमें अमेरिकी एक संस्था थी फोर्ड, उसने भी सहायता दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली पहला प्रयास किया था कि 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को, डेट भी लिख सकते हैं 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के जन्म तिथि पर ही, क्योंकि गांधी जी के सपनों को साकार करना था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई। इसमें अमेरिकी संस्था फोर्ड ने भी सहायता की थी। फोर्ड ने भी सहायता की थी, लेकिन साथियों ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। अब वास्तव में जितना इसको सोच रहे थे कि गांव की काया पलट देगा, लेकिन वास्तव में ये कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया। तो इसमें अनेक समस्याएं भी देखने को मिली। इसलिए बेसिकली क्या है कि एक समिति का गठन किया गया इसकी समीक्षा के लिए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता गुजरात के
वरिष्ठ नेता थे जो गुजरात के 1963 में जाकर दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे गुजरात के। तो बेसिकली बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया इसकी समीक्षा के लिए जनवरी 1957 में। उसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि वास्तव में यह योजना इसलिए विफल हुई है क्योंकि इसमें गांव की, ग्रामीण की, गांव के लोगों की भागीदारी नहीं है, इसमें अधिकारियों का वर्चस्व है। जब तक आप गांव के लोगों की भागीदारी नहीं करेंगे यह योजना सफल नहीं होगी। वास्तव में हुआ भी यही था कि वास्तव में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने तालाब बनाया और गांव वालों को तालाब नहीं कुआं चाहिए था, और उसमें किसी भी प्रकार से गांव के लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए वास्तव में ये योजना अपना धरातल पर नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए इसकी समीक्षा के बाद उन्होंने कहा था बलवंत राय मेहता ने कि हमें ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने पहली बार सिफारिश की थी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। तो देखते हैं साथियों दूसरा प्रयास, इसी में लिखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। हर छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। रिपोर्ट सौंपी, इसमें 13 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखना। इसमें कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। उसमें सांसद थे बलवंत राय मेहता गुजरात से, बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने बलवंत राय मेहता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 13 सदस्य थे। तो इन्होंने पहली बार बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि बेसिकली कि क्या किया जाए। इन्होंने कहा कि हमें करना क्या है कि पंचायती राज सिस्टम लागू किया जाए। तो इन्होंने बेसिकली समिति ने क्या सिफारिशें की तो वो देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें, पहली सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू किया जाए। त्रिस्तरीय, 3 टायर सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, यानी कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक व्यवस्था और जिला परिषद, जो हम चर्चा भी करते हैं, आधुनिक रूप में देखते भी हैं, उसी की बात इन्होंने कही कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू किया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ग्राम पंचायत का निर्माण जो है डायरेक्टली निर्वाचन के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने 3 कहा। फिर उन्होंने कहा कि पंचायत समिति कार्यकारी व जिला परिषद सलाहकारी निकाय होगा। क्या कहा था? पंचायत समिति कार्यकारी व जिला परिषद सलाहकारी निकाय होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा? सलाहकारी निकाय। तो ये छोटी सी बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर बेसिकली उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो चेयरमैन होना चाहिए जिला परिषद का, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर जिला परिषद का चेयरमैन होगा।
हर छोटी बात को आप गहनता से देखेंगे मेरे दोस्तों तो आपको समझ भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और 5 वर्ष में इनके चुनाव होने चाहिए, हर 5 वर्ष में। और इन्होंने निर्दलीय प्रणाली की कहीं ना कहीं बात की थी। इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1998 में अनुमति दी। तो वास्तव में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एनडीसी ने जनवरी 1958 को अनुमति दी। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। वास्तव में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित नेहरू ने पहली बार ग्राम पंचायत का औपचारिक उद्घाटन किया। हमारे आधुनिक ग्राम पंचायत की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से मानी जाती है और उसकी शुरुआत हुई राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। तो इस समय मोहनलाल सुखाड़िया हमारे सीएम थे और मथुरा दास माथुरी जो थे नागौर के सांसद थे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। तो साथियों ये आपको पता भी रहना चाहिए। तो वास्तव में मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया पंचायती राज का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में ये बातें छोटी छोटी पता रहनी चाहिए। इस तारीख को देखा जाए तो हमारे राजस्थान के सीएम कौन थे? राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। और उस समय नागौर सांसद थे मथुरा दास मथुरी। ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो छोटी छोटी बातें साथियों हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, तो आपको क्लियर भी होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि वास्तव में पूरे राज्य में एक साथ पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। तो कहते हैं पूरे राज्य में एक साथ पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। अब ये बात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए साथियों। अब अगली बात बताता हूं कि राजस्थान में पंचायती राज की समीक्षा के लिए भाई इसने क्या प्रगति की है, क्या समस्या आ रही है। 1964 में सादिक अली समिति का गठन किया था। इस सादिक अली समिति ने कहा था कि पंचायती राज के समक्ष 2 चुनौतियां हैं। एक तो बेसिकली क्या है, वित्त की समस्या, दूसरा गुटबाजी। तो बेसिकली सादिक अली समिति का के बारे में भी चर्चा कर देते हैं साथियों कि सादिक अली समिति राजस्थान में पंचायती राज की समीक्षा के लिए
1964 में सादिक अली समिति ने का गठन किया गया। जिसने 2 समस्याएं बताई। पहला वित्त की समस्या, दूसरा गुटबाजी की समस्या। ये 2 समस्याएं कहीं ना कहीं सादिक अली जी ने बताई, तो सादिक अली समिति ने तो ये ध्यान रखना। इसी समय एक पुस्तक भी आई थी सेलिग एच हरिसन की, और उन्होंने भी कुछ समस्याओं पर चर्चा की थी। उस पुस्तक को भी थोड़ा याद कर लेते हैं। 1960 में आई थी, तो सेलिग एस हरिसन की किताब आई थी, सेलिग एस हैरिसन की एक पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है साथियों, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी। सेलिग एच हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डेकेड, बुक का नाम था इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड। ये लिखी थी बेसिकली 1960 में। ये आपको ध्यान रखना है। वास्तव में 21 अप्रैल 1960 है, डेट भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो लेकिन 1960 भी ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा था भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं जो भारत को छिन्न भिन्न कर देंगी। तो ये बेसिकली कहा। जैसी चुनौतियों पर विशेष चर्चा की इन्होंने, और कहा कि ये भारत के सामने बड़ी चुनौतियां कहीं ना कहीं उभर रही हैं। तो ऐसी बात कही। तो वास्तव में देखा जाए 60 के बाद तो फिर पंचायती राज का पतन होना भी स्वाभाविक था। ये समस्याएं तो थी, साथ में चीन का आक्रमण, फिर नेहरू जी की मृत्यु, तो फिर साथ में 65 में आर्थिक संकट। तो कहते हैं उसके बाद डिक्लाइन काल ही चलता रहा पंचायती राज का, उत्थान के स्थान पर पतन का काल ही देखता रहा। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में 70 के दशक में फिर पंचायती राज को व्यवस्था को मजबूत करने की बात उठी जब जनता सरकार बनी। तो जनता सरकार जैसे बनी तो जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था। तो दूसरी समिति जो गठित हुई थी अशोक मेहता समिति थी, जो पंचायती राज के पुनर्गठन के लिए गठित हुई थी। तो अब चर्चा करते हैं साथियों अशोक मेहता समिति पर। अशोक मेहता समिति, साथियों ये समिति जो गठित हुई थी दिसंबर 77 में हुई थी, अगस्त 1978 में इसने रिपोर्ट दी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्थाओं का किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, इनका पुनरुत्थान किस प्रकार से किया जाए। तो ये ध्यान में रखना है। इसने अपनी कुल 132 सिफारिशें की थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन आपको सारी सिफारिशें जो मैं बताऊंगा आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारे राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से भी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विकास की दृष्टि से भी। तो साथियों चलते हैं। तो इस समिति का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1970 में इस समिति का गठन किया गया था। अगस्त 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी।
ये समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है साथियों, अब आपको ध्यान रखना है अगली बातें। इसने पंचायती राज के उत्थान के लिए एक 132 सिफारिशें की थी। जिनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है। अब इन सिफारिशों पर भी चर्चा करनी है साथियों, एक एक कर आपको ध्यान में रखना है सारी बातों को और समझ भी जाना चाहिए। पहला, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात की। कैसी बात की? द्विस्तरीय पंचायती राज। उन्होंने कहा एक जिला परिषद होगी, एक मंडल पंचायत होगी। तो ग्राम पंचायत की बात ना करके इन्होंने मंडल पंचायत की बात की थी और कहा था कि ये मंडल पंचायत 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर गठित होगा। तो इन्होंने बेसिकली बोला कि जिला परिषद जो मंडल पंचायत है, मंडल पंचायत जो कॉन्स्टिट्यूट होगी ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेज एक्वायरिंग 15 to 20,000। तो ये भी बेसिकली आपको ये छोटी छोटी बात भी पहले ही ध्यान रखनी है। तो पहला इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात की, तो ये क्लियर होना चाहिए, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। यानी कि 2 टायर सिस्टम की बात, जिसके 2 स्तर कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है। पहला उच्च स्तर तो जिला परिषद है, दूसरा जो बी होगा वो मंडल पंचायत होगा। तो अब आपसे पूछेगा मंडल पंचायत की बात किसने की? तो मंडल पंचायत की बात अशोक मेहता समिति ने की। और ये किससे बनेगा? 15 से 20 हजार, 15,000 से 20 हजार ग्रामीण जनसंख्या से मिलकर बनेगा। तो इन्होंने ये 2 स्तर बताए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी सी बात है लेकिन साथियों कि समझना भी बहुत जरूरी है, तो इसको आपको पता भी रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा था कि बेसिकली दूसरी सिफारिश की थी जो जिला परिषद है तो डिस्ट्रिक्ट है वो विकेंद्रीकरण का मुख्य बिंदु होगा। यानी कि जिले को इन्होंने विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु बताया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये बात इन्होंने की। तो देखते हैं दूसरी सिफारिश कि जिला विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली आगे कहा जिला परिषद जो होगी वो कार्यकारी बॉडी होगी, निकाय होगा। जहां बलवंत राय मेहता ने एक सलाहकारी निकाय बोला था और पंचायत समिति को कहीं ना कहीं कार्यकारी निकाय बोला था, वहीं अशोक मेहता ने जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बताया। तो ये ध्यान में रखना है, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा। तो इन्होंने जिला परिषद को कार्यकारी निकायों की बात की और यही कहीं ना कहीं योजनाओं का जो है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारा यही रेस्पॉन्सिबल होगा, यही जिला विकास परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी होगा। ये छोटी छोटी बातें जब आपको याद रहेंगी साथियों तभी क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा फिर नहीं तो परेशानियां आपके सामने आ जाएंगी। अब ये ध्यान रखना है कि उन्होंने सलाहकारी निकाय बताया बलवंत राय मेहता ने, तो इन्होंने मेन बॉडी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बताया, कार्यकारी बॉडी बताया, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की भागीदारी होगी पंचायती राज में।
यानी कि दलीय आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो इन्होंने कहा था देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये बात भी उन्होंने की कि राजनीतिक दलों की पंचायती राज में भागीदारी होगी। अर्थात दलीय आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में इन्होंने कहा पंचायती राज को जो है कर लगाने की शक्ति होगी, तो शुड बी द कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन की बात इन्होंने की कि अनिवार्य शक्ति होगी कर लगाने की। पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की शक्ति होगी। ये एक अच्छी नई बात है, उन्होंने कहा दलीय आधार वाली बात भी ध्यान रखना है, कर वाली बात भी ध्यान रखना है साथियों, नहीं तो फिर आपको ध्यान में रखना है। फिर इन्होंने सोशल ऑडिट की बात की। इन्होंने कहा देयर शुड बी रेगुलर सोशल ऑडिट, कि वहां सामाजिक अंकेक्षण का कार्य, निरंतर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य होना चाहिए। निरंतर सामाजिक सोशल ऑडिट की बात की, यानी कि आम जनता, एनजीओ आदि ये सारे कहीं ना कहीं सोशल ऑडिट करते रहें और साथ में सरकार भी जांच करती रहे, ताकि पंचायती राज में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई ना दे। ये बेसिकली, और इसमें यह भी कहा कि जो राज्य सरकार होगी वो पंचायती राज में दखल अंदाजी नहीं करेगी, उसको कहीं ना कहीं सुपरसाइड नहीं करेगी, अधिक्रमण नहीं करेगी। तो ये भी कहा राज्य सरकार पंचायती राज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथियों, उन्होंने सिफारिशें तो बहुत अच्छी अच्छी की हैं, वो आपको ध्यान भी रहनी चाहिए, तो वो भी आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने अच्छी सिफारिशें की। तो अच्छी सिफारिशों के बाद आपको ये पता भी रहना चाहिए। इसके बाद देखा जाए साथियों, तो इन्होंने SC ST के रिजर्वेशन की बात भी की। SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, महिलाओं का भी एक 1/3 SC ST का आरक्षण, तो महिलाओं का 1/3 आरक्षण, ये बात भी की। ये भी एक अच्छी बात की। फिर इसके बाद देखें साथियों, तो अगली जो चीज है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि इन्होंने एक बात न्याय, ग्राम पंचायत न्यायिक व्यवस्था की बात भी की, यानी कि न्याय पंचायतों के गठन की बात भी इन्होंने की। तो वास्तव में कहा न्यायिक पंचायतों का गठन भी होना चाहिए, न्याय पंचायतों। तो उसके बाद ये शक्तियां भी इन्होंने देने की बात की कि वास्तव में न्याय पंचायत का गठन भी होगा तब बेटर होगा। इस की सिफारिश के बाद वास्तव में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों ने अपने पंचायती राज में संशोधन किया और इन राज्यों ने कहीं ना कहीं द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने की कोशिश भी की। तो अशोक मेहता समिति का जो प्रभाव है कुछ राज्यों पर दिखाई भी दिया। वो राज्य जो हैं किन पर दिखाई दिया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों पर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसका प्रभाव भी दिखाई दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखें तो बेटर रहेगा मेरे दोस्तों। छोटी छोटी बातें आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। तो ये
आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो पंचायती राज की दिशा में सुधार के लिए जो समिति मेन गठित थी वो थी जीवी के राव समिति 1985, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये प्लानिंग कमीशन द्वारा गठित हुई थी, योजना आयोग द्वारा गठित हुई थी, तो उस पर भी चर्चा हम करते हैं। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति 1985, ये योजना आयोग द्वारा गठित हुई थी। इसने क्या क्या सिफारिशें की वो ध्यान में रखना है। पहला, इसने कहा जिला स्तरीय निकाय को विकास का केंद्र बनाना चाहिए। सिफारिशें क्या क्या की? जिला स्तरीय निकाय को विकास का केंद्र बिंदु, ये इन्होंने कहा बेसिकली। फिर बेसिकली कहा जिला जो विकास कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। इन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के पास ये शक्तियां नहीं होनी चाहिए, विकास का एक अलग से कलेक्टर बनाया जाए, तो जिला विकास कमिश्नर पद की रचना, जिला विकास कमिश्नर, यानी कि एक जिला विकास कलेक्टर अलग से बनाया जाए। फिर बीडीओ के बारे में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास प्रभावशाली प्रभाव, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की। ये भी उन्होंने कहा रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, ये भी कहना चाहिए कि ये निरंतर चुनाव। ये इन्होंने जो सिफारिशें की हैं वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो साथियों, देखा जाए इन्होंने जो दंतेवाला समिति गठित हुई थी 78 में, हनुमंतराव समिति जो 84 में, तो उसमें जिला कलेक्टर की भूमिका को स्वीकार किया था। तो इन्होंने जिला कलेक्टर की भूमिका के स्थान पर ये जिला विकास कमिश्नर की भूमिका को स्वीकार किया। जबकि दंतेवाला समिति 1978, हनुमंतराव समिति 84, ने जिला कलेक्टर को शक्तियां देने की बात की। परंतु जीवी के राव ने जिला विकास कमिश्नर पद पर विशेष बल दिया। ये ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि जो सिंपल कलेक्टर होगा वो अपना राजनीतिक प्रशासनिक कार्य करे, विकास के कार्य के लिए अलग से ये अधिकारी नियुक्त किया जाए। तो ये बेसिकली उनका था कि विकास कार्य अलग से किया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बात क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है। और 3 स्तरीय की बात भी इन्होंने की, तो वास्तव में इन्होंने साथ में 3 स्तरीय प्रणाली को ही स्वीकार किया, जिन्होंने 2 स्तर को नहीं 3 स्तरीय प्रणाली को ही स्वीकार किया। अब साथियों, इस समिति की जो बातें थी, अब वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी करने के लिए प्रयास कर रहे थे। फिर आपको ध्यान है कि हमारे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, और राजीव गांधी जी वास्तव में गांव को मजबूत करना चाहते थे। वो सूचना तकनीक के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं अग्रणी कार्य करना चाहते थे, लेकिन साथ में वो चाहते थे कि हमारे गाँव भी मजबूत हों। क्या हों? गाँव भी मजबूत हों। गाँव मजबूत करने के लिए उन्होंने
बेसिकली पंचायती राज सम्मेलन नई दिल्ली में एक बुलाया था, तो 1986 में उसमें ऑल ओवर इंडिया के सरपंचों को बुलाया गया था। इस सम्मेलन के बाद फिर 1986 में ही एक सिंघवी समिति का गठन किया गया था, एलएम सिंघवी समिति का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1986 में अखिल भारतीय सरपंच सम्मेलन बुलाया गया राजीव गांधी जी द्वारा। और 1986 में ही, इसके बाद ही 1986 में ही एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। इसके बाद फिर पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था 1989 में, जो बेसिकली हमारे कार्मिक मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो पीके थुंगन ने बिल्कुल प्रारूप भी तैयार किया कि किस तरीके से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद 64वां संशोधन विधेयक संसद में रखा भी गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1989 में नहीं मिल सका। राजीव गांधी जी के जो प्रयास थे वो पूरे सफल नहीं हो सके। तो देखते हैं साथियों, अगला वो भी लिख देता हूं आपको। 1989 में 89 में कार्मिक मंत्रालय द्वारा पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया, जिसने संवैधानिक दर्जे पर विशेष बल दिया। इसी के अनुरूप 1989 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौसठवां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक संख्या है, अधिनियम नहीं है, पारित नहीं हो सका ना, संशोधन विधेयक संसद में रखा, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। साथियों, फिर हम जानते हैं कि वास्तव में 73वें संशोधन नियम द्वारा कहीं ना कहीं 24 अप्रैल 1992 को हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। इस संवैधानिक दर्जे में क्या क्या प्रावधान है, ये मैं अलग से आपके साथ चर्चा करूंगा, इसमें आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस संशोधन नियम द्वारा कहीं ना कहीं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल हैं, और अनुच्छेद 243 इसे ओ जोड़े गए, ये हम सबको मालूम है। तो 73वें संशोधन नियम द्वारा
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जो 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 में ए से ओ तक, ए से ओ तक, या हिंदी में कहें तो कै से ण तक नए उपबंध किए गए। ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसमें 29 विषय हैं। साथियों, पंचायती राज का विकास एक निरंतर प्रयास है। तो वास्तव में यहाँ पर हमें एक नई दिशा पंचायती राज को मिली कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अलग अलग राज्यों ने फिर उसी अनुरूप पंचायती राज को अपना लागू करने के लिए अधिनियम पारित किया कि राजस्थान में भी 94-95 अधिनियम पारित किया गया 94 में, और 95 में राजस्थान में पहले इलेक्शन हुए। उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रकार से उसके अनुरूप कार्य भी किया। तो साथियों, कि वास्तव में आज भी पंचायती राज के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निदान करने की आवश्यकता भी है। तो पंचायती राज के लिए इसके बाद निरंतर प्रयास होते रहे हैं। जैसा देखते हैं कि आगे देखें तो 1990 में भी हरलाल खर्रा सिंह जो समिति कहीं ना कहीं स्थापित की गई थी। तो 1990 में भी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ कि हरलाल खर्रा समिति का गठन 1990 में किया गया। ये समिति भी बनी थी पंचायती राज की दिशा में। तो वास्तव में ये भी ध्यान रखना है कि हरलाल खर्रा समिति का भी गठन किया गया। उसके बाद 2013 में मणिशंकर आयर समिति का गठन किया गया था। तो मणिशंकर आयर समिति ने भी कहा कि पंचायती राज एक तरीके की सहकारी समितियां बनकर रह गई हैं। तो इन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने की बात की। मजबूत करने पर बल दिया और साथ में कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के धन संबंधी आवंटन का कार्य करे। तो साथियों, इस प्रकार से पंचायती राज की दिशा में हमारे यहाँ निरंतर कदम उठाते रहें, हम सुधार के प्रयास करते रहें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, एक तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की, कुछ अन्य बातों की। तब तक आप इंतजार करते रहिए और इसी के साथ इस वीडियो में मैं विदाई चाहता हूँ मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।